तो फाइनली दोस्तों नेटफ्लिक्स की ब्रेक जो मूवी है वो रिलीज़ होने वाली है और 10 जुलाई को ये हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक साई-फाई एक तरह से मूवी है, तो इसी की पूरी अपडेट आपको बताएगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। मैथियास श्वेगहोफर, जर्मन, एमएटीआईएएस वीएकेएचएफ, जन्म 11 मार्च 1981, एक जर्मन अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो कई जर्मन और अमेरिकी फिल्म निर्माणों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2008 की फिल्म वाल्किरी में लेफ्टिनेंट फ्रांज हर्बर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 2021 में श्वेगहोफर जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स फिल्म आर्मी ऑफ द डेड में लुडविग डाइटर के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने प्रीक्वल फिल्म आर्मी ऑफ थीव्स में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका निर्देशन भी उन्होंने किया था। 2023 में वह क्रिस्टोफर नोलन की जीवनी पर आधारित थ्रिलर ओपेनहाइमर में जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग की भूमिका में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन पश्चिमी पोमेरेनिया के अंकलाम में जन्मे, जो उस समय साम्यवादी पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था। श्वेगहोफर ने बर्लिन के प्रसिद्ध अभिनय स्कूल अर्न्स्ट बुश अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में भाग लिया, लेकिन 1 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। एक फिर भी अभिनेताओं के बेटे 2 ने पहले ही पीटर ग्रीनवे जैसे स्थापित निर्देशकों के साथ काम किया था। आजीविका फीचर फिल्म में उनकी पहली भूमिका चेंजिंग स्किन्स दे 1997 थी, जिसे एंड्रियास ड्रेसेन ने निर्देशित किया था। अगले वर्षों में वह सोलो एल्बम 2003, ऑफ बीट 2004, 8 माइल्स हाई 2007 और रैबिट विदाउट एयर्स जैसी परियोजनाओं में दिखाई दिए। श्वेगहोफर ने वाल्किरी में लेफ्टिनेंट फ्रांज हर्बर का किरदार निभाया, जो 2008 की एक फिल्म थी जिसमें एडोल्फ हिटलर को मारने की असफल 20 जुलाई की हत्या और राजनीतिक तख्तापलट की साजिश को दिखाया गया था। वाल्किरी की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज और ऑल स्टार कास्ट टॉम क्रूज, केनेथ ब्रानग, टेरेंस स्टैम्प और बिल निगी सहित ने न केवल श्वेगहोफर को विदेशों में पहचान दिलाई, बल्कि इससे उन्हें अन्य अंग्रेजी बोलने वाली भूमिकाओं में कास्ट होने का अवसर भी मिला। 2009 में श्वेगहोफर ने टीवी प्रस्तोता जोको विंटरशेड के साथ फैशन लेबल जर्मन गारमेंट की स्थापना की। 2010 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी व्हाट ए मैन के साथ फिल्म निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। इसके बाद 2013 में उनकी दूसरी फिल्म ब्रेक अप मैन दे आई। 2017 में उन्होंने अमेजन स्टूडियो की पहली गैरअंग्रेजी भाषा की टीवी सीरीज यू आर वांटेड का निर्देशन, निर्माण और मुख्य भूमिका निभाई। 2021 में श्वेगहोफर जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स फिल्म आर्मी ऑफ द डेड में लुडविग डाइटर के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने प्रीक्वल फिल्म आर्मी ऑफ थीव्स में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। 2021-2022 में उन्होंने विडेमैन एंड बर्ग फिल्म द्वारा निर्मित, साइमन वेरहोवेन द्वारा लिखित और निर्देशित स्कैंडलस पॉप जोड़ी मिली वैनिली के बारे में बायोपिक गर्ल यू नो इट्स ट्रू में वास्तविक जीवन के संगीत निर्माता फ्रैंक फारियन की भूमिका निभाई। फिल्म को दिसंबर 2023 में लियोनिन द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 2023 में उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की बायोपिक ओपेनहाइमर में भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग की भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन 2004 और 2012 के बीच श्वेगहोफर ने एनी श्रोम को डेट किया और 2013 की गर्मियों में वे फिर से एक साथ हो गए। उनकी एक बेटी 2009 में और एक बेटा 2014 में पैदा हुआ। श्वेगहोफर और श्रोम बाद में अलग हो गए और 2019 तक श्वेगहोफर अपने आर्मी ऑफ थीव्स के सहकलाकार रूबी ओ फी के साथ रिश्ते में है। 11 श्वेगहोफर बर्लिन में रहते हैं। पुरस्कार जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है,
उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। मैथियास श्वेघोफर, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान ज्येष्ठ। अक्टूबर 2024। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। बर्लिनले 2008 में श्वेघोफर। 2000 जर्मन टेलीविजन पुरस्कार, वर्बोटेंस वर्लांगेन में प्रदर्शन के लिए प्रमोशनल पुरस्कार। 2002 गुंटर स्ट्रैक टीवी पुरस्कार, टाटोट में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता, गेवाल्ड फीबर। 2003 गोल्डन कैमरा, कर्ट जुर्गेंस मेमोरियल कैमरा, सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड सोलो एल्बम में प्रदर्शन के लिए। 2003 एडोल्फ ग्रिमे पुरस्कार, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में अभिनय के लिए। 2003 न्यू फेसेस अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 2004 बवेरियन फिल्म अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता। 2004 बाडेन बाडेन टीवी और फिल्म फेस्टिवल, बाल और कोल्ड स्प्रिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार। 2005 अंडाइन पुरस्कार, द यंग शिलर में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता, टीवी। 2006 अवार्ड, कमरफ्लिमर्न, द यंग शिलर और पोली ब्लू आइज में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 2007 अंडाइन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता, फीचर फिल्म, 8 माइल्स हाई में प्रदर्शन के लिए। 2007 बाम्बी पुरस्कार, फिल्म, राष्ट्रीय पुरुष। 2009 गोल्डन कैमरा, द ऑथर ऑफ हिमसेल्फ, द लाइफ ऑफ मार्सेल रीचरानिकी में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ जर्मन अभिनेता। 2010 जुपिटर अवार्ड, द ऑथर ऑफ हिमसेल्फ, द लाइफ ऑफ मार्सेल रीचरानिकी में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता, टीवी। 2011 जीक्यू मैन ऑफ द ईयर, फिल्म नेशनल। चयनित फिल्मोग्राफी। निदेशक वर्ष, शीर्षक, निदेशक, निर्माता, लेखक। 2011 कैसा आदमी है, हा हा हा। 2013 ब्रेकअप मैन, दे हा हा नहीं। 2014 पितृत्व का आनंद, हा हा हा। रूबी मूनस्टोन कैमिला विलोफी, जन्म 7 फरवरी 1996, एक जर्मन अभिनेत्री है। प्रारंभिक जीवन। फी का जन्म कोस्टा रिका में एक जर्मन मां और एक ब्रिटिश पिता के घर हुआ था। 2 उनका पालन पोषण उनकी एकल मां, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने किया, जिनके साथ वह बाली और भारत जैसी जगहों पर रहीं, इससे पहले कि वे स्कूल जाने की उम्र में ब्राजील चली गईं, जहां उन्होंने अपना अधिकांश बचपन बिताया। 3 2008 में परिवार बर्लिन, जर्मनी चला गया। वह बेला बार्टोक म्यूजिक स्कूल में नामांकित थीं। 4 आजीविका। 2010 में रूबी ओफी के करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरीज एलिन गेगेन डाई जिट में सोफी केलरमैन की प्रमुख भूमिका से हुई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उनकी पहली फीचर फिल्म वॉम्ब 2010 में और भी बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया, जहां उन्होंने किशोरी रेबेका वयस्क के रूप में ईवा ग्रीन द्वारा निभाई गई भूमिका निभाई। उन्हें फीचर फिल्म डेंडेलियन, द सिनेमैटिक एडवेंचर में लैला के रूप में भी प्रमुख भूमिका मिली। 2012 की गर्मियों में मोरित्स ब्लेबट्रेव के साथ बच्चों की किताब डाई श्वार्जेन ब्रूडर के फिल्म रूपांतरण की शूटिंग हुई, जिसमें रूबी ओफी ने एंजेलेटा की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें टीवी फिल्म लोट्टा एंड द हैप्पी फ्यूचर में भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने एक बीमार लड़की का किरदार निभाया जो बीमार है। टैटोट एपिसोड हैप्पी बर्थडे सारा में संदिग्ध सारा का किरदार निभाने के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। 2013 की गर्मियों में फी डेटलेव बक की फिल्म बीबी एंड टीना डी में सोफिया वॉन गेलेनबर्ग के रूप में कैमरे के सामने आई। 5 2015 में उन्होंने क्लेमेस मेयर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एंड्रियास ड्रेसेन की फिल्म एज वी वेयर ड्रीमिंग में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 2016 में उन्होंने 2 भाग की ऐतिहासिक फिल्म मार्क्स सीक्रेट डी सीजेड में मुख्य भूमिका निभाई। 2016 में मैथियस एक्स ओबर्ग की जर्मन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जी में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई।
2019 की यूएस जर्मन एक्शन फिल्म पोलर में उन्होंने मैड्स मिकेलसेन के साथ सहायक भूमिका निभाई। 5 लिंडेनबर्ग में मार्च दीन डिंग 2020 पाउला और सेंट पाउली की भूमिका निभाती है। 2021 में रूबी ने मैथियास श्वेगोफर द्वारा निर्देशित फिल्म आर्मी ऑफ थीव्स में कोरिना की भूमिका निभाई, जिन्होंने फिल्म में भी अभिनय किया। उनका किरदार कोरिना फिल्म के कथानक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कहानी में गहराई और साजिश जोड़ता है। 6. फिल्मोग्राफी। सिनेमा फीचर फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2010 गर्भ रेबेका 9 वर्ष। 2011 लोवेंजाहन दास किनोएबेंट्यूएर लैला। 2013 मृत रोमी काले भाई एंजेलेटा। 2014 बीबी और टीना डेर फिल्म सोफिया वॉन गेलेनबर्ग। बीबी और टीना वोलवरहेक्स्ट। 2015 हमारे द्वारा स्टर्नचेन गेस्पेंस्टरजैगर ऑफ आइसिगर्स पर लोला टॉम्स्की। 2016 रॉकबिली रिक्विम डेबी जई जई पृष्ठ विवरण जूलिया पास्के एफआईएक्सआई से छुटकारा पाए जेसी। 2017 डाई अनसिचट बारेन वायर वोलेन लेबेन रूथ अर्नट डॉक्यूड्रामा फिल्म। 2018 फनफ फ्रुंडे अंड दास ताल डेर डायनासोरियर मेलानी। 2019 प्रेमिकाओं कोको। 2020 लिंडेनबर्ग मार्च डेन डिंग पाउला। 2025 दास लेबेन डेर वुनसचे जील डाक उत्पादन। ईंट टीबीए वीडियो ऑन डिमांड फीचर फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2019 ध्रुवीय सिंडी आपका रंग हो। 2020 जन्म 3 रोमी। 2021 चोरों की सेना कोरिना डोमिंग्यूज। यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म है। इसमें जोसेफ गॉर्डन लेविट मुख्य भूमिका में है। ब्रिक को फोकस फीचर्स द्वारा वितरित किया गया था और 7 अप्रैल 2006 को न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म की कथा कैलिफोर्निया के एक उपनगर में स्थापित एक कठोर जासूसी कहानी पर केंद्रित है। अधिकांश मुख्य पात्र हाई स्कूल के छात्र हैं। फिल्म की कहानी, चरित्र चित्रण और संवाद हार्ड-बॉइल्ड क्लासिक से काफी हद तक प्रभावित है, खासकर डैशियल हैमेड द्वारा। शीर्षक हीरोइन के एक ब्लॉक को संदर्भित करता है, जो मोटे तौर पर एक ईंट के आकार और आकार में संकुचित होता है। इस फिल्म ने 2005 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में विजन की मौलिकता के लिए विशेष जूरी पुरस्कार जीता, एक और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसे एक पंथ क्लासिक माना जाता है। 3. कथानक। हाई स्कूल के छात्र ब्रेंडन फ्राई को एक नोट मिलता है जो उसे एक पे फोन की ओर निर्देशित करता है, जहां उसे अपनी पूर्व प्रेमिका एमिली कोस्टिच का फोन आता है, जो उससे मदद की भीख मांगती है। वह अचानक फोन काटने से पहले एक खराब ईंट, पिन और टग का उल्लेख करती है, जाहिर तौर पर एक गुजरती हुई काली फोर्ड मस्टैंग से डरती है, जिसमें से एक विशिष्ट ब्रांड की सिगरेट फेंकी जाती है। एमिली को ढूंढने में असमर्थ, ब्रेंडन अपने दोस्त ब्रेन की मदद लेता है। एक अन्य पूर्व प्रेमिका, कारा के साथ मुठभेड़ उसे एक पार्टी में ले जाती है, जिसका आयोजन चुलबुली उच्च वर्ग की लड़की लॉरा डेनन और उसके प्रेमी ब्रैड ब्रैमिश द्वारा किया जाता है। लॉरा ब्रेंडन को एमिली के नशे के आदी नए प्रेमी डोड से मिलवाती है, जो एमिली के साथ एक मीटिंग की व्यवस्था करता है। एमिली ने फोन कॉल को एक गलती के रूप में खारिज कर दिया और ब्रेंडन से उसे जाने देने के लिए कहा। ब्रेंडन ने उसका नोटपैड चुरा लिया और एक नोट पाया जो उसे अगली सुबह एक सुरंग में उसके मृत शरीर तक ले जाता है। सुरंग के भीतर छिपे एक अज्ञात हमलावर के साथ उसका संक्षिप्त विवाद होता है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह अपराधी वास्तव में हत्यारा है या केवल एक दर्शक है। व्याकुल, ब्रेंडन उसकी हत्या की जांच करने का फैसला करता है, पुलिस की भागीदारी से बचने के लिए शव को एक अज्ञात स्थान पर छिपा देता है। ब्रेंडन को पता चलता है कि पिन एक गुप्त स्थानीय ड्रग बैरन को संदर्भित करता है। चूंकि ब्रैड एक जानामाना ड्रग उपयोग करता है,
इसलिए ब्रेंडन पिन का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में उसके साथ लड़ाई करता है। बाद में एक बीनी पहने हुए व्यक्ति ने ब्रेंडन पर हमला किया। घर लौटते समय ब्रेंडन पार्किंग में काली मस्टैंग देखता है और उसमें सेंध लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बीनी पहने हुए गुंडे द्वारा पकड़ा जाता है, जो कार का मालिक निकलता है। वह आदमी ब्रेंडन पर हमला करता है, जो बार बार पिन से लड़ने के बजाय उससे मिलने की मांग करता है। वह आदमी टग है, जो पिन का मुख्य प्रवर्तक है, जो अनिच्छा से ब्रेंडन को पिन के घर ले जाता है। ब्रेंडन पिन से नौकरी मांगता है और पिन कहता है कि वह ब्रेंडन की जांच करेगा और या तो उसे काम पर रखेगा या उसे चोट पहुंचाएगा। ब्रेंडन अगले दिन तक पता लगा लेगा। लॉरा बताती है कि वह पूरे समय पिन के घर पर थी और ब्रेंडन को वापस स्कूल ले जाती है। वह बताती है कि एमिली ने पिन के ऑपरेशन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद हेरोइन की एक ईंट चुराई थी। लॉरा ब्रेंडन की मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन ब्रेंडन को पता चलता है कि पिन ने उसे काम पर रखा है। डोड ब्रेंडन को फोन करता है और कहता है कि उसने ब्रेंडन को एमिली के शरीर को छिपाते हुए देखा। ब्रेंडन को हत्यारा मानते हुए वह उसे बर्बाद करने की धमकी देता है। ब्रेंडन पिन से मिलता है, जिसे संदेह है कि टग उसे धोखा देने की योजना बना रहा है। पिन के घर पर टग ब्रेंडन को बताता है कि पिन ने हाल ही में हेरोइन की 10 ईंटें खरीदी है। 8 को जल्दी से थोक में बेच दिया गया। 9वीं चोरी हो गई और बाद में दूषित होकर वापस आ गई और अंतिम ईंट को बेचा जाना बाकी है। पिन आता है और कहता है कि कोई एमिली से चर्चा करने के लिए मिलना चाहता है, यह खुलासा करते हुए कि टग भी उसके साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ था। ब्रेंडन मीटिंग के रास्ते में डोड को रोकता है और पता लगाता है कि एमिली जब मरी थी तब वह गर्भवती थी। डोड का मानना है कि बच्चा उसका था। ब्रेंडन अपनी चोटों से बेहोश हो जाता है और मीटिंग में देर से पहुंचता है और पाता है कि डोड एमिली को मारने वाले का पता लगाने के लिए पैसे मांग रहा है। टग पागल हो जाता है और डोड के सिर में गोली मार देता है, फिर पिन को धमकाता है, जो ब्रेंडन के फिर से बेहोश होने पर भाग जाता है। ब्रेंडन टग के बेडरूम में जागता है और टग उसे बताता है कि वे पिन के साथ युद्ध में है। ब्रेंडन दोनों के बीच एक मीटिंग की व्यवस्था करता है और टग के बेडरूम में इंतजार करता है। लॉरा उसे सांत्वना देती है क्योंकि वह एमिली के लिए दुखी है और वे चुंबन करते हैं। ब्रेंडन उसकी सिगरेट को उसी ब्रांड के रूप में पहचानता है जो एमिली के साथ कॉल के दौरान मस्टैंग से गिर गई थी। मीटिंग में जब पता चलता है कि 10वीं ईंट गायब है तो अराजकता फैल जाती है। टग पिन को पीट कर मार डालता है, जबकि ब्रेंडन भाग जाता है, पुलिस के आने से ठीक पहले भाग जाता है। जाते समय वह टग की कार के आंशिक रूप से खुले ट्रंक से गुजरता है, जहां उसने एमिली के शरीर को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा है कि पुलिस उसकी हत्या का आरोप टग पर लगाए। अगले दिन ब्रेंडन स्कूल में लॉरा से मिलता है। वह बताती है कि टग की मौत पुलिस के साथ गोलीबारी में हुई थी। ब्रेंडन बताता है कि उसे पता है कि लॉरा ने 9वीं ईंट की चोरी के लिए एमिली को दोषी ठहराने के लिए उसे फंसाया, फिर एमिली को टग से मिलने के लिए उकसाया, जिसने घबराकर उसे मार डाला जब उसने उसे बताया कि वह उसके अजन्मे बच्चे का पिता है। ब्रेंडन ने स्कूल प्रशासन को एक नोट लिखा है जिसमें कहा गया है कि 10वीं ईंट लॉरा के लॉकर में है। लॉरा प्रतिशोधपूर्वक ब्रेंडन को बताती है कि एमिली बच्चे को नहीं रखना चाहती थी क्योंकि वह पिता से प्यार नहीं करती थी, और जब एमिली मरी तो वह 3 महीने की गर्भवती थी, जिसका मतलब है कि अजन्मा बच्चा उसका था। जॉनसन को पिन के संचालन के लिए एक जीर्णशीर्ण घर खोजने में कठिनाई हुई। प्रोडक्शन को एक उपयुक्त घर मिल गया, लेकिन इसे फिर से बनाने के लिए इसे ध्वस्त करने में केवल 1 सप्ताह का समय लगा। बेसमेंट एक सेट था जिसे उन्होंने बनाया था, लेकिन पिन की रसोई और लिविंग रूम अभी भी ब्लार्नी कैसल बेड एंड ब्रेकफास्ट में मौजूद है। जॉनसन को पार्टी सीन के लिए
एक हवेली खोजने में भी कठिनाई हुई, जब तक कि स्थान खोजने के लिए एक दिन शेष नहीं रह गया। एक पूर्व टेलीकॉम कार्यकारी और संकी करोड़पति ने उन्हें अपने घर में शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी, जो अभी भी निर्माणाधीन था। बड़ी हवेली फर्श से छत तक 1950 के दशक के पे फोन से भरी हुई थी। जॉनसन ने फिल्म के अपने विजुअलाइजेशन पर प्रभाव के रूप में सर्जियो लियोन स्पेगेटी वेस्टर्न और शिनिचिरो वतनबे के काउबॉय बीबॉप 1998 का हवाला दिया। 5-6 उन्होंने अपने पात्रों के लिए एक डिजाइन तत्व के रूप में जूते का इस्तेमाल किया और उन्हें पात्रों के सार के तत्काल स्नैपशॉट के रूप में देखा। 7 उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्म के कई दृश्य संकेत नियोनोइर चाइनाटाउन 1974 से लिए गए थे, जिसमें व्यापक खुले सपाट स्थान थे। विशेष प्रभाव। फिल्म के अधिकांश विशेष प्रभाव व्यावहारिक और इन कैमरा प्रभावों का उपयोग करके सस्ते और कुशलतापूर्वक बनाए गए थे। 8 उदाहरण के लिए, फिल्म की शुरुआत में डे रविन सुरंग से बाहर कैमरे की ओर चलते हैं, जबकि एक कचरा बैग नीचे की ओर बहता है और कैमरे को घेर लेता है, जो जोसेफ गॉर्डन लेविट को उनके चरित्र के बेडरूम में वापस ले जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए वांछित प्रभाव को उल्टे क्रम में फिल्माया गया था। कचरा बैग कैमरे के ऊपर से शुरू हुआ और फिल्मांकन के दौरान दूर खींच लिया गया, क्योंकि डे रविन सुरंग में पीछे की ओर चले गए। इस फुटेज को फिर एक दृश्य में काटा गया, जिसमें गॉर्डन लेविट के सिर पर एक कचरा बैग खींचा गया था। 8 रिवर्स में धीरे धीरे चल रही कार को फिल्माना, फिर फुटेज को पीछे की तरफ तेज गति से चलाना, एक कार के तेजी से पास आने का भ्रम पैदा करता है, क्योंकि कैमरा स्टाइलिश तरीके से उसके सामने से गुजरता है। 8 चतुर फेड समय परिवर्तनों का आभास देते हैं, जबकि स्मैश कट उस दृश्य में तनाव जोड़ते हैं जिसमें नायक बेहोश होने के बाद जागता है। फिल्म में अलग अलग संवादों के लिए फुटेज को समय देने के लिए कुछ संपादन भी किए गए थे, जिसमें कुछ जानकारी जोड़ी गई और अन्य जानकारी को छोड़ दिया गया। ये संपादन ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अभिनेताओं के मुंह हमेशा उनके संवाद के साथ तालमेल में नहीं चल रहे हैं। एक विशेष दृश्य, जिसमें डे रेविन का चरित्र कैमरे की ओर तैरता है, एक हरे रंग की स्क्रीन का उपयोग करता है, लेकिन इसे पूरा होने से पहले फिल्म से हटा दिया गया था। 8 संपादन। फिल्म का मूल कट 2 घंटे से अधिक चला, हालांकि इसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल के लिए 117 मिनट तक संपादित किया गया था। थिएटर रिलीज से पहले अतिरिक्त 7 मिनट काटे गए, जिसमें जेटन की नग्न पीठ का एक शॉट भी शामिल था, जब उसने और गॉर्डन लेविट के चरित्र ने सेक्स करने के बाद अपनी शर्ट वापस पहन ली थी। जॉनसन द्वारा अपने स्वयं के मंचों पर एक पोस्ट के अनुसार, उन्हें लगा कि फिल्म के संदर्भ में नग्नता गलत थी और उन्होंने अंतरंगता की डिग्री को अस्पष्ट छोड़ना पसंद किया, हालांकि उन्होंने कभी कभी खुद को उस निर्णय पर दोबारा विचार करते हुए पाया। 9-10 संगीत। जोसेफ गॉर्डन लेविट ब्रेंडन फ्राई के रूप में, नोरा जेहटनर लॉरा डेनन के रूप में, लुकास हास द पिन के रूप में, नोआ फ्लेस टग के रूप में, मैट ओलेरी द ब्रेन के रूप में, एमिली डे रविन एमिली कोस्टिच के रूप में, नोआ सेगन डोर के रूप में, रिचर्ड राउंडट्री सहायक उपप्राचार्य ट्रूमैन के रूप में, मेगन गुड कारा के रूप में, ब्रायन व्हाइट ब्रैड ब्रेमिश। उत्पादन विकास। मार्च 2012 में जोसेफ गॉर्डन लेविट के साथ रियान जॉनसन। ब्रिक का मूल डैशियल हैमेट के उपन्यासों के साथ रियान जॉनसन का जुनून था। एक हैमेट कठोर जासूसी उपन्यासों के लिए जाने जाते थे और जॉनसन एक सीधी सादी अमेरिकी जासूसी कहानी बनाना चाहते थे। उन्होंने कोएन बंधुओं के 1990 की गैंगस्टर फिल्म मिलर्स क्रॉसिंग के बारे में एक साक्षात्कार के माध्यम से हैमेट के काम की खोज की थी। उन्होंने रेड हार्वेस्ट 1929, परी और फिर द माल्टीज फाल्कन 1930 और द ग्लास की 1931 की ओर बढ़ गए, जिनमें से बाद वाला कोएन्स की फिल्म के लिए मुख्य प्रभाव था। 4 जॉनसन जासूसी फिल्में और फिल्म नोयर देखते हुए बड़े हुए थे। हैमेट के उपन्यासों को पढ़ने से
उन्हें अपना योगदान देने की प्रेरणा मिली। 4. उन्होंने महसूस किया कि यह महज नकल बनकर रह जाएगा। प्रारंभिक लेखन प्रक्रिया के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, यह वास्तव में आश्चर्यजनक था कि कैसे उस जासूसी दुनिया के सभी आदर्श हाई स्कूल के प्रकारों पर पूरी तरह से फिट हो गए। वह शैली से आने वाली दृश्य परंपराओं को भी बाधित करना चाहते थे। एक बार जब उन्होंने ब्रिक बनाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि यह मेरे लिए एक किशोर होने के अनुभव के बारे में बहुत कुछ है। 4. जॉनसन ने कहा कि फिल्म आत्मकथात्मक नहीं थी। 1. जॉनसन ने 1 साल पहले यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से स्नातक होने के बाद 1997 में पहला ड्राफ्ट लिखा था। 4. उन्होंने अगले 7 साल अपनी स्क्रिप्ट को पेश करने में बिताए, लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि पहली बार निर्देशक के साथ बनाने के लिए सामग्री बहुत असामान्य थी। जॉनसन ने उस न्यूनतम राशि का अनुमान लगाया जिसके लिए वह फिल्म बना सकते थे, और दोस्तों और परिवार से समर्थन मांगा। 4. उनका परिवार निर्माण उद्योग में था और दूसरों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त योगदान दिया। 1. जॉनसन ने फिल्म के बजट के लिए लगभग $4,50,000 प्राप्त करने के बाद एक ब्रिक ने 2003 में उत्पादन शुरू किया। फिल्माने हालांकि फिल्म को 20 दिनों में शूट किया गया था, जॉनसन ने स्क्रिप्ट को निखारने और कलाकारों के साथ 3 महीने रिहर्सल करने से पहले काफी समय बिताया। 1. उन्होंने मैनिक 2001 में जोसेफ गॉर्डन लेविट को देखा था, उनसे मिले थे और जानते थे कि वह युवा अभिनेता को लेना चाहते हैं। 4. उन्होंने कलाकारों को हैमेट को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन कोई भी नॉयर फिल्में नहीं देखने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वे उनके प्रदर्शन को प्रभावित करें। इसके बजाय उन्होंने उन्हें द अपार्टमेंट 1960 और हिज गर्ल फ्राइडे 1940 जैसी बिली वाइल्डर की कॉमेडी देखने को कहा। वह शुरू में पहली बार एक पेशेवर कलाकारों और चालक दल के साथ काम करने से घबरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्मांकन शुरू किया, यह भावना दूर हो गई और उन्हें एक अच्छा अनुभव हुआ। 4. सैन क्लेमेंटे हाई स्कूल फुटबॉल मैदान। जॉनसन ने यह फिल्म अपने गृहनगर सैन क्लेमेंटे, कैलिफोर्निया में 35 मिमी फिल्म स्टॉक पर शूट की। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा सैन क्लेमेंटे हाई स्कूल में होता है, जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने फिल्म पर काम करने के लिए मौजूदा छात्रों को शामिल किया, जो सप्ताहांत पर शूटिंग करते थे। सिनेमेटोग्राफर स्टीव येडलिन थे, जो फिल्म स्कूल के एक दोस्त थे और स्क्रिप्ट लिखे जाने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। 1. डेल रियो और सरमेंटोसो के लिए सड़क चिन्ह। टेलीफोन बूथ के दृश्यों के लिए जॉनसन और क्रू ने सैन क्लेमेंटे उपनगर में बहुत गहराई से फिल्मांकन किया। सरमेंटोसो और कैमिनो डेल रियो की क्रॉस स्ट्रीट के लिए वही साइन अभी भी मौजूद है। हालांकि फोन बूथ खुद एक सहारा था। कॉफी और पाई ओह माई एक कैरोस रेस्तरां था, लेकिन इसे बाद में छोड़ दिया गया। पिको निकास रैंप के नीचे नाली सुरंग। फिल्म में दिखाई गई नाली सुरंग सैन क्लेमेंटे हाई स्कूल फुटबॉल मैदान से ठीक नीचे स्थित है और पिको निकास द्वार के पास फ्रीवे के नीचे से गुजरती है। ब्रिक का स्कोर जॉनसन के चचेरे भाई नाथन जॉनसन द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें द सिनेमैटिक अंडरग्राउंड का अतिरिक्त समर्थन और संगीत था। स्कोर नॉयर फिल्मों की शैली, अनुभव और समग्र बनावट की याद दिलाता है। इसमें पियानो, तुरही और वायलिन जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र शामिल है, और इसमें वाइनोफोन, मेटालोफोन, टैक पियानो, फाइलिंग कैबिनेट और रसोई के बर्तन जैसे अनूठे और आविष्कार किए गए वाद्ययंत्र भी शामिल है, जिन्हें एप्पल पॉवरबुक पर एक माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया गया है। चूंकि नाथन जॉनसन अधिकांश उत्पादन प्रक्रिया के दौरान इंग्लैंड में थे, इसलिए स्कोर लगभग पूरी तरह से एप्पल आईचैट पर तैयार किया गया था, जिसमें रियान ने नाथन के लिए फिल्म के क्लिप चलाए थे, जो फिर उन्हें स्कोर करेंगे। साउंड ट्रैक को मिलाने के लिए दोनों न्यूयॉर्क शहर में मिले। जॉनसन के स्कोर के अलावा इसमें द वेलवेट अंडरग्राउंड, एंटोन करास और के आर्मेन के गाने शामिल हैं, साथ ही बनी बेरिगन द्वारा प्रस्तुत फ्रेंकी एंड जॉनी
का बिग बैंड संस्करण और नोरा जेटन द्वारा द सन हुज रेज आर ऑल एब्लेज का पूर्ण असंपादित प्रदर्शन भी शामिल है। जॉनसन ने पुष्टि की है कि फिल्म के विभिन्न तत्व ट्विन पीक्स के निर्माता डेविड लिंच से प्रभावित थे। 9. होम मीडिया। ब्रिक की रीजन एक डीवीडी रिलीज 8 अगस्त 2006 को फोकस फीचर स्पॉटलाइट सीरीज के हिस्से के रूप में रिलीज की गई थी। विशेष विशेषताओं में शामिल है जॉनसन द्वारा परिचय के साथ हटाए गए और विस्तारित दृश्यों का चयन, नोरा जेटन और नोआ सेगन की विशेषता वाले ऑडिशन फुटेज, और रियान जॉनसन, नोरा जेटन, नोआ सेगन, निर्माता राम बर्गमैन, प्रोडक्शन डिजाइनर जोडी टिलन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मिशेल पॉश के साथ फीचर ऑडियो कमेंट्री। क्षेत्र 2 डीवीडी 18 सितंबर 2006 को जारी किया गया। ब्रिक के लिए ब्लू रे 7 जनवरी 2020 को किनो लॉर्बर द्वारा रिलीज किया गया था, जिसकी देखरेख जॉनसन और येडलिन ने की थी। 11 पहले इसे 7 मई 2019 को रिलीज किया जाना था। 12 स्वागत और विरासत। बॉक्स ऑफिस। ब्रिक का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 अप्रैल 2006 को 2 सिनेमाघरों में हुआ। यह 12 मई 2006 को सीमित संख्या में स्क्रीन पर यूनाइटेड किंगडम के दर्शकों के लिए खुला। डीवीडी कमेंट्री ट्रैक के अनुसार यह फिल्म $4,50,000 में बनी थी। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में $2.07 मिलियन और दुनिया भर में कुल $3.9 मिलियन की कमाई की। 13 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। ब्रिक को 143 समीक्षाओं के आधार पर रॉटेन टोमेटोज पर 80% की स्वीकृति रेटिंग मिली है और औसत स्कोर 7.10 है। सर्वसम्मति से कहा गया है, नोयर्स अतीत के लिए यह मनोरंजक श्रद्धांजलि समकालीन हाई स्कूल सेटिंग के लिए शानदार और सम्मोहक रूप से अपडेट की गई है। 14 और एंटरटेनमेंट वीकली की 50 सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल मूवीज की सूची में 35वें स्थान पर है। 15 34 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 72 का औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 16 शिकागो सनटाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि यह उस अर्थ में काम करती है जिस तरह से क्लासिक हॉलीवुड नोयर काम करते हैं। कहानी कभी भी स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन यह संवाद, व्यवहार और घटनाओं का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। 17 एबर्ट ने सोचा कि फिल्म का एकमात्र गंभीर दोष यह था कि पात्र पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थे और इस प्रकार पात्रों के लिए घटनाओं के परिणाम की परवाह करना मुश्किल था। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी, जिसमें बताया गया कि एक स्पूफ आसान होता। इसके बजाय जॉनसन ने इस मंत्रमुग्ध करने वाले को धैर्य और गंभीरता के साथ आकार देकर उपहास का जोखिम उठाते हुए गहरे अंत में गोता लगाया। 18 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने टिप्पणी की, श्री हास और श्री गॉर्डन लेविट कम से कम अपने पात्रों की रूपरेखा को उभारने में सफल रहे, लेकिन फिल्म की ऐतिहासिक शब्दावली पर बेतरतीब निर्भरता न केवल फीकी पड़ जाती है, यह पात्रों को, जैसे वे हैं, एक ठंडी दूरी पर रखती है। 19 एम्पायर पत्रिका की 2008 की 500 सर्वकालिक महानतम फिल्मों की सूची में ब्रिक 489वें स्थान पर है। 20 पुरस्कार। वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम। 2005 सनडांस फिल्म फेस्टिवल। 21 विशेष जूरी पुरस्कार, नाटकीय दृष्टि की मौलिकता के लिए जीत गया। ग्रैंड जूरी पुरस्कार, नाटकीय मनोनीत। 2005 ड्यूविल फिल्म फेस्टिवल भव्य विशेष पुरस्कार जीत गया। 2006 शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार सबसे होनहार निर्देशक रियान जॉनसन जीत गया। 2006 स्वतंत्र आत्मा पुरस्कार जॉन कैसवेट्स पुरस्कार 5 लाख अमेरिकी डॉलर से कम बजट वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण मनोनीत 22। 2006 सैन फ्रांसिस्को फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 23 सर्वश्रेष्ठ पटकथा मूल रियान जॉनसन मनोनीत। 2006 सैटेलाइट पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर नाथन जॉनसन मनोनीत। 2006 सिजेस सिनेमा महोत्सव सर्वश्रेष्ठ निर्देशकीय रहस्योद्घाटन के लिए सिटीजन केन पुरस्कार रियान जॉनसन जीत गया। 2007 सेंट्रल ओहियो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अनदेखी फिल्म जीत गया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मूल रियान जॉनसन जीत गया। 2007 ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सफल फिल्म निर्माता रियान जॉनसन मनोनीत। एम्पायर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवागंतुक। दिसंबर 2014 में गॉर्डन लेविट ने टेक्नोलॉजी कंपनी फेलो रोबोट्स की संस्थापक और सीईओ ताशा मैककॉली से शादी की। 65-66 उनका पहला बच्चा, एक बेटा, अगस्त 2015 में पैदा हुआ था। 67 उनके दूसरे बेटे का जन्म जून 2017 में हुआ था। 68 उनकी तीसरी संतान, एक बेटी, 2022 में पैदा हुई थी। 69 वह और मैककॉली अपने बच्चों का कोई भी विवरण मीडिया को नहीं बताना चाहते हैं, जिसमें उनके पहले नाम भी शामिल है। 67-68 वह अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया के पासाडेना में रहते हैं। 70 गॉर्डन लेविट ने प्रभावी परोपकारिता आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त किया है। 71 2017 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में प्रभावी परोपकारिता वैश्विक सम्मेलन में बात की। 72 इसराइल फिलिस्तीन 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के नेतृत्व में हुए हमले के बाद गॉर्डन लेविट, गिलियन एंडरसन, एमी पोहलर, एल कूल जे, स्टीवन बार्टलेट, स्कॉट गैलोवे और प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म और इंटेल, अमेजन, सीमेस और स्ट्राइप इंक के साथ ने अपने सीईओ पैडी कॉसग्रेव के ट्वीट के बाद वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन वेब समिट से हाथ खींच लिया। कॉसग्रेव ने ट्वीट किया था कि 7 अक्टूबर के बाद गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई के दौरान इजरायल युद्ध अपराध करने का दोषी था। कॉसग्रेव ने प्रतिक्रिया के बाद सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। 73, 74, 75 फिल्मोग्राफी पतली परत चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। प्रदर्शित फिल्मों की सूची, प्रदर्शित वर्ष और भूमिका सहित। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1992 बीथोवेन छात्र 1। इसके समांतर एक नदी बहती है युवा नॉर्मन मैकलीन। 1994 विवाह का पवित्र बंधन एजेकील जेके जैकबसन। रोडफ्लावर रिचर्ड लेरोलैंड। आउटफील्ड में एंजल्स रोजर बोमन। 1996 जूरी सदस्य ओलिवर लेयर्ड। 1998 मीठी जेन टोनी। एलोवीन एच पीस 20 साल बाद जेम्स जिमी हॉवेल। 1999 10 चीजें जो मुझे आपके बारे में नापसंद है कैमरून जेम्स। 2000 टुकड़ों को उठाना फ्लैको। फॉरएवर लुलू मार्टिन एल्सवर्थ। 2001 उन्मत्त लाइल जेनसेन। 2002 खजाना ग्रह जिम हॉकिंस आवाज। 2003 बाद के दिन एल्डर पॉल राइडर। 2004 रहस्यमय त्वचा नील मैककॉर्मिक। 2005 ईंट ब्रेंडन फ्राई। 2015 में गॉर्डन लेविट ने अकादमी पुरस्कार विजेता निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित जीवनी नाटक द वॉक में फिलिप पेटिट के रूप में अभिनय किया। गॉर्डन लेविट ने फिर ओलिवर स्टोन द्वारा निर्देशित स्नोडेन में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी निगरानी लीकर एडवर्ड स्नोडेन की भूमिका निभाई। 38 यह फिल्म 16 सितंबर 2016 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई थी और इसमें शैलेन वुडली, मेलिसा लियो, जाचरी क्विंटो, टॉम विल्किंसन और निकोलस केज ने भी अभिनय किया था। उद्धरण वांछित 2017 में गॉर्डन लेविट ने स्टार वार्स द लास्ट जेडी में एक वॉइस कैमियो किया था। 39 2019 में गॉर्डन लेविट ने पैट्रिक वोलरथ द्वारा निर्देशित 7500 में अभिनय किया, जिसका विश्व प्रीमियर 9 अगस्त 2019 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 40 इसे 19 जून 2020 को अमेजन स्टूडियो द्वारा रिलीज किया गया था। 41 उसी वर्ष
गॉर्डन लेविट ने नाइव्स आउट में एक वॉइस कैमियो किया था। 42 गॉर्डन लेविट ने एरियल शुल्मैन और हेनरी जोस्ट द्वारा निर्देशित प्रोजेक्ट पावर में जेमी फॉक्स और डोमिनिक फिशबैक के साथ अभिनय किया। इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 14 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया था। 44 इसके बाद उन्होंने ड्रामा फिल्म द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 में वकील रिचर्ड शुल्ट्ज की भूमिका निभाई। यह फिल्म आरोन सॉर्किन द्वारा लिखित और निर्देशित की गई थी और 25 सितंबर 2020 को रिलीज हुई थी। 46 मार्च 2021 में यह घोषणा की गई थी कि गॉर्डन लेविट रॉबर्ट जेमेकिस की पिनोचियो के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण में जिमिनी क्रिकेट को आवाज देंगे। 47 निर्देशन और निर्माण। निर्देशक के रूप में गॉर्डन लेविट की पहली फिल्म 24 मिनट लंबी स्पार्क्स कार्ला गुगिनो और एरिक स्टोल्ट्स अभिनीत एल्मोर लियोनार्ड की एक लघु कहानी का रूपांतरण थी। स्पार्क्स को लघु फिल्मों के लिए एक नए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दिखाए जाने के लिए 2009 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था। 2010 में उन्होंने एक और लघु फिल्म मॉर्गन एंड डेस्टिनीज 11th डेट द जेपेलिन जू का निर्देशन किया। 51 ऑस्टिन में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल के दौरान 2 घरों में इसका प्रीमियर हुआ। 51 वह ब्रॉडवे शो स्लावा स्नो शो के कई निर्माताओं में से एक थे। 52 2013 में गॉर्डन लेविट ने अपनी पटकथा लेखन और निर्देशन की पहली फिल्म डॉन जॉन लिखी, निर्देशित की और उसमें अभिनय किया। इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, जूलियन मूर और टोनी डांजा भी है और इसका प्रीमियर जनवरी 2013 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर के बाद फिल्म को रिलेटिविटी मीडिया ने खरीद लिया और गॉर्डन लेविट ने कहा, मैंने हमेशा इस फिल्म को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय दर्शकों के लिए बनाने का इरादा किया था। सभी ने मुझसे कहा कि यह एक लंबी शॉट है। मैं संभवतः इससे अधिक आभारी नहीं हो सकता। 53 सितंबर 2019 में यह घोषणा की गई थी कि गॉर्डन लेविट एप्पल टीवी प्लस के लिए A24 द्वारा निर्मित कॉमेडी ड्रामा सीरीज मिस्टर कॉर्मन को लिखेंगे, निर्देशित करेंगे, अभिनय करेंगे और कार्यकारी निर्माता होंगे। 54 हिट रिकॉर्ड। मुख्य लेख हिट रिकॉर्ड उच्चारण बटा HTRKRD बटा अक्सर हिट रिकॉर्ड के रूप में शैलीबद्ध गॉर्डन लेविट द्वारा स्थापित और स्वामित्व वाला एक ऑनलाइन सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म है। कंपनी लघु फिल्मों, पुस्तकों और DVD जैसी परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करती है। 55 हिट रिकॉर्ड ने डॉन जॉन और लघु फिल्में मॉर्गनसेन की डेट विद डेस्टिनी और इसके सीक्वल मॉर्गन एंड डेस्टिनीज 11th डेट द जेपेलिन जू जैसी फिल्में बनाई है। गॉर्डन लेविट ने अपने अभिनय करियर में ठहराव की अवधि के बाद 2010 में इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। मैं रचनात्मक बनना चाहता था और कोई मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मुझे अपने दम पर कुछ करना होगा। कंपनी के पास वेंचर कैपिटल में $6.4 मिलियन है। 56 6 नवंबर 2020 को गॉर्डन लेविट ने अपने फेसबुक पेज पर हिट रिकॉर्ड पर बनाई गई हांगकांग को श्रद्धांजलि देने वाली एक सहयोगी लघु फिल्म हांगकांग नेवर स्लीप्स रिलीज की। इसमें अगस्त 2020 से हांगकांग के लोगों से एकत्र की गई तस्वीरें और वीडियो शामिल है, जिनमें से कुछ 2019 में शुरू हुए हांगकांग विरोध प्रदर्शनों के इर्दगिर्द थीम पर आधारित है और अक्टूबर 2020 में उनके द्वारा भर्ती किए गए अभिनेताओं द्वारा आवाज दी गई है। 57 व्यक्तिगत जीवन। 4 अक्टूबर 2010 को गॉर्डन लेविट के बड़े भाई डैनियल गॉर्डन लेविट हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में मृत पाए गए, 36 वर्ष की आयु में। 60 लॉस एंजल्स काउंटी कोरोनर के कार्यालय के अनुसार डैनियल की मौत का कारण केटामाइन नशा था, जिसमें ओवरडोज के सेवन से चोट लगी थी। 62 जोसेफ गॉर्डन लेविट ने सार्वजनिक रूप से इस दावे का खंडन किया है कि उनके भाई की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई थी। 63 62
अक्टूबर 2013 में गॉर्डन लेविट ने खुद को नारीवादी बताया और इसका श्रेय अपनी मां को दिया। मेरी मां ने मुझे नारीवादी बनना सिखाया। वह 1960 और 1970 के दशक में आंदोलन में सक्रिय थीं। हॉलीवुड फिल्म उद्योग अपने अतीत से बहुत आगे निकल चुका है। निश्चित रूप से इसका सेक्सिज्म का एक बुरा इतिहास रहा है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 64 जोसेफ लियोनार्ड गॉर्डन लेविट बटा एलवीटी बटा, जन्म 17 फरवरी 1981, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 500 डेज ऑफ समर 2009 और 50/50 2011 में उनके प्रमुख प्रदर्शन के लिए मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन शामिल है। वह ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म हिट रिकॉर्ड के संस्थापक है, जिसके हिट रिकॉर्ड ऑन टीवी 2014 से 15 और क्रिएट टुगेदर 2020 जैसे प्रोजेक्ट ने उन्हें उत्कृष्ट इंटरैक्टिव प्रोग्राम की श्रेणी में 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड दिलाए हैं। लॉस एंजल्स में एक यहूदी परिवार में जन्मे गॉर्डन लेविट ने एक बच्चे के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया, जो ए रिवर रन्स थ्रू इट 1992, होली मैट्रिमोनी 1994 और एंजेल्स इन द आउटफील्ड 1994 फिल्मों में दिखाई दिए, जिसने उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड और सैटर्न अवार्ड के लिए नामांकित किया। उन्होंने टीवी सीरीज 3 रॉक फ्रॉम द सन 1996 से 2001 में टॉमी सोलोमन की भूमिका निभाई। उन्होंने 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू 1999 में सहायक भूमिका निभाई। मैनिक 2001 में अभिनय किया और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अभिनय से ब्रेक लेने से पहले डिज्नी एनिमेटेड ट्रेजर प्लैनेट 2002 में जिम हॉकिंस को आवाज दी। हालांकि उन्होंने अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करने के लिए 2004 में पढ़ाई छोड़ दी। एक अभिनय में वापसी के बाद से गॉर्डन लेविट ने मिस्टीरियस स्किन 2004, ब्रिक 2005, जीआई जो, द राइज ऑफ कोबरा 2009, इंसेप्शन 2010, द डार्क नाइट राइज 2012, लूपर 2012 और लिंकन 2012 में अभिनय किया है। उन्होंने रॉबर्ट जेमेकिस निर्देशित फिल्म द वॉक 2015 में फिलिप पेटिट और ओलिवर स्टोन फिल्म स्नोडेन 2016 में व्हिसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन की भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने कानूनी ड्रामा द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 में सहायक भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने डॉन जॉन नामक एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म लिखी और निर्देशित की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 2 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रथम पटकथा के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उन्होंने पहले 2 लघु फिल्मों का निर्देशन और संपादन किया था, जो दोनों 2010 में रिलीज हुई थीं, मॉर्गन एम. मॉर्गनसेन की डेट विद डेस्टिनी और मॉर्गन एंड डेस्टिनीज 11th डेट, द जेपेलिन जू। 2021 में उन्होंने एप्पल टीवी प्लस पर एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज मिस्टर कॉर्मन को लिखा, निर्देशित और अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। जोसेफ लियोनार्ड गॉर्डन लेविट का जन्म 17 फरवरी 1981 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3 और उनका पालनपोषण शर्मन ओक्स पड़ोस में हुआ था। 4 उन्होंने कहा है कि वह 100% अश्केनाजी यहूदी वंश के है। 5 एक ऐसे परिवार से जो कड़ाई से धार्मिक नहीं है। 6 उनके माता-पिता प्रगतिशील यहूदी गठबंधन के संस्थापकों में से थे। 7 गॉर्डन लेविट के पिता डेनिस लेविट एक बार पैसिफिक रेडियो स्टेशन KPFK-FM के समाचार निदेशक थे। 8-9 उनकी मां जेन गॉर्डन 1970 के दशक में पीस एंड फ्रीडम पार्टी के लिए कैलिफोर्निया में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के लिए दौड़ी। वह डेनिस लेविट से तब मिलीं जब वह KPFK-FM 8 गॉर्डन लेविट का एक बड़ा भाई डैन था। 10-11 एक फोटोग्राफर और फायर स्पिनर जिसकी 2010 में 36 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 12 गॉर्डन लेविट ने वैन नुइस हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1999 में स्नातक किया। 13 आजीविका। प्रारंभिक अभिनय कार्य।
2009 में 500 डेज ऑफ समर के प्रचार कार्यक्रम में गॉर्डन लेविट 4 साल की उम्र में एक संगीत थिएटर समूह में शामिल हो गए और द विजार्ड ऑफ ओज के निर्माण में बिजूका की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें एक एजेंट ने संपर्क किया और वे टेलीविजन पर और सनी जिम पीनट बटर, कोको पफ्स, पॉपटार्ट्स और किन्नी शूज के विज्ञापनों में दिखाई देने लगे। 6 साल की उम्र में उन्होंने कई टेलीविजन फिल्मों में अभिनय किया। 1991 में उन्होंने डार्क शैडोज टेलीविजन श्रृंखला में डेविड कोलिंस और डैनियल कोलिंस दोनों की भूमिका निभाई और फिल्म ए रिवर रन्स थ्रू इट में दिखाई दिए। 14 उसी वर्ष उन्होंने क्वांटम लीप के एक एपिसोड में एक लड़के के रूप में भूमिका निभाई जो एक हत्या का गवाह बनता है। 1992 से 93 के दौरान उन्होंने जॉन फोर्सिथ अभिनीत एक सिटकॉम द पावर्स दैट बी में पियर्स वान हॉर्न नामक एक चतुर युवा लड़के की भूमिका निभाई। 1992 में भी उन्होंने टीवी के लिए बनी फिल्म स्विचिंग पेरेंट्स में ग्रेगरी किंग्सले का किरदार निभाया। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने उल्लेख किया कि गॉर्डन लेविट एक यहूदी बच्चा था जो एक यहूदी बच्चे होने का नाटक करते हुए एक अलौकिक व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था। 15 1990 के दशक के दौरान उन्हें अक्सर किशोर पत्रिकाओं में दिखाया जाता था। उन्होंने 1998 में दैट 70s शो में बड़ी के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो एक समलैंगिक किशोर है जो मानता है कि उसका दोस्त मुख्य चरित्र एरिक फॉर्मन भी समलैंगिक है। एपिसोड एरिक के बरी में 16 गॉर्डन लेविट ने 1998 की हैलोवीन एज 20 ईयर्स लेटर 1999 की फिल्म 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू, जो शेक्सपियर के द टैमिंग ऑफ द श्रू का आधुनिक समय का रूपांतरण है, में सहायक भूमिका निभाई थी और ट्रेजर आइलैंड उपन्यास के डिज्नी रूपांतरण ट्रेजर प्लैनेट 2002 में जिम हॉकिंस की आवाज दी थी। 17 2000 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाना शुरू किया। 8 उन्होंने इतिहास, साहित्य और फ्रेंच कविता का अध्ययन किया। 8 वह एक उत्साही फ्रैंकोफाइल और फ्रेंच वक्ता बन गए। 8 उन्होंने अभिनेत्री जूलिया स्टाइल्स को भी डेट किया और दोनों जॉन जे हॉल में रहते थे। 18 उन्होंने कहा कि अपने गृहनगर से न्यूयॉर्क शहर में जाने से उन्हें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में अभिनय कार्य गॉर्डन लेविट ने कहा है कि उन्होंने अभिनय में वापसी के बाद अच्छी फिल्मों में काम करने का एक सचेत निर्णय लिया। 19 उनकी फिल्मों में 2001 का ड्रामा मैनिक शामिल है, जो एक मानसिक संस्थान में सेट किया गया था। मिस्टीरियस स्किन 2004, जिसमें उन्होंने एक समलैंगिक वेश्या और बाल यौन शोषण पीड़ित की भूमिका निभाई थी, और ब्रिक 2005, एक आधुनिक समय की फिल्म नोयर जो एक हाई स्कूल में सेट है। ब्रिक में उन्होंने ब्रेंडन फ्राई की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो एक किशोर है जो एक हत्या की जांच करते समय एक भूमिगत ड्रग रिंग में शामिल हो जाता है। ब्रिक को सकारात्मक समीक्षा मिली। मिनेसोटा डेली के आलोचक ने टिप्पणी की कि गॉर्डन लेविट ने चरित्र को खूबसूरती से निभाया, यह कहते हुए कि प्रदर्शन फिल्म की शैली के प्रति सच्चा, भावनाहीन लेकिन मोहभंग नहीं और सबसे अस्पष्ट तरीके से सेक्सी था। 19, 20, 21, 2001 में गॉर्डन लेविट ने न्यूयॉर्क के मंच पर अपनी शुरुआत की और ऑस्टिन पेनलटन के अंकल बॉब के ऑफ ब्रॉडवे प्रीमियर में सोहो प्लेहाउस में बेहतरीन समीक्षा प्राप्त की। गॉर्डन लेविट ने 2 किरदारों वाले इस नाटक में जॉर्ज मॉर्फोजेन के साथ अभिनय किया। इस नाटक का निर्देशन कोर्टनी मूरहेड ने किया था और इसका निर्माण स्टीवन सेंडर ने किया था। 22 उन्होंने लेटर डेज 2003 में स्टीव सैंडवॉस के साथ एक युवा निर्णायक मिशनरी की भूमिका निभाई। यह एक ऐसी फिल्म है जो एक यौन रूप से दमित मॉर्मन मिशनरी सैंडवॉस पर केंद्रित है, जो अपने समलैंगिक पड़ोसी के प्यार में पड़ जाता है। उन्होंने हेवॉक और शैडो बॉक्सर में भी भूमिकाएं निभाईं। 23 वंडरकॉन 2012 में गॉर्डन लेविट। उनकी अगली भूमिका 2007 की द लुकआउट में थी, जिसमें उन्होंने क्रिस प्रैट की भूमिका निभाई थी, जो बैंक डकैती में शामिल एक चौकीदार था। फिल्म की समीक्षा में
द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर ने गॉर्डन लेविट को आश्चर्यजनक रूप से दुर्जेय और भयानक रूप से आश्चर्यजनक अग्रणी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। 24 जबकि न्यूयॉर्क पत्रिका ने कहा कि वह एक प्रमुख तबला रासा अभिनेता, एक न्यूनतावादी है और उसका चरित्र प्रभावी है क्योंकि वह स्थान को जब्त नहीं करता है, वह चरित्र से क्या लेता है। 25 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने निर्दिष्ट किया कि वह एक चरित्र के आंतरिक जीवन को निभाने से कहीं अधिक उसका प्रतीक है। 15 उनकी 2008 और 2009 की फिल्मों में स्टॉप लॉस। गॉर्डन लेविट ने 500 डेज ऑफ समर में दोस्त जूई डेशनेल के साथ मुख्य भूमिका निभाई, जो एक रिश्ते के विघटन के बारे में 2009 की एक अच्छी तरह से प्राप्त रिलीज थी। 23 उनके प्रदर्शन को वास्तविक कुंजी के रूप में वर्णित किया गया है जो फिल्म को सफल बनाता है। उन्हें सूक्ष्म क्रमिकताओं में उनके सामान्य जादू का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। 26 वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह जैक लेमन के तरीके से उत्साह और हताश निराशा के बीच बारी बारी से बदलते हैं। 27 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने कहा कि फिल्म आपको शुद्ध रोमांटिक ऑक्सीजन के विस्फोट की तरह मारती है और दोनों मुख्य अभिनेताओं को इसे वास्तविक रूप से निभाने के लिए सूक्ष्मता और भावना की समझ के साथ श्रेय दिया, जो कि हवादार कर्तव्य की पुकार से परे है। 28 बाद में उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 29 बाद में उन्होंने जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा में खलनायक कोबरा कमांडर की भूमिका निभाई। 21 नवंबर 2009 को उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 2010 में उन्होंने जेम्स फ्रेंको की जगह ली। 32 और क्रिस्टोफर नोलन की साइंस फिक्शन थ्रिलर इंसेप्शन में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ अभिनय किया, जिसे अनुकूल समीक्षा मिली। 23 2011 में गॉर्डन लेविट ने क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइज का फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उन्होंने जॉन ब्लेक की भूमिका निभाई, जो एक पुलिस अधिकारी है जो बैटमैन का प्रमुख सहयोगी बनकर उभरता है। 33 प्रीमियम रश में उन्होंने एक फिक्सी राइडिंग तेजतर्रार साइकिल मैसेंजर की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने टाइम ट्रैवल थ्रिलर लूपर के लिए साझा भूमिका में ब्रूस विलिस के चरित्र के युवा संस्करण को चित्रित किया। 34 और स्टीवन स्पीलबर्ग की बायोपिक लिंकन में रॉबर्ट टॉड लिंकन की सहायक भूमिका निभाई। तीनों फिल्में 2012 में रिलीज हुई। 35 गॉर्डन लेविट ने सीक्वल सिन सिटी ए डेम टू किल फॉर 2014 में एक नया किरदार जॉनी निभाया, जिसे फिल्म निर्माताओं ने एक अहंकारी जुआरी के रूप में वर्णित किया है, जो अपने सबसे बुरे दुश्मन को उसके सबसे अच्छे खेल में नष्ट करने के लिए एक अंधेरे मिशन को छुपाता है। 36 अक्टूबर 2013 में यह बताया गया कि वह मार्वल स्टूडियोज की सुपरहीरो फिल्म एंटमैन के लिए स्कॉट लैंग बटा एंटमैन 2 की भूमिका निभाने वाले सबसे आगे के लोगों में से एक थे, जो अंततः पॉल रूड के पास चली गई। 37 रियान क्रेग जॉनसन, जन्म 17 दिसंबर 1973, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने नियोनोयर मिस्ट्री फिल्म ब्रिक 2005 से निर्देशन में पदार्पण किया, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और $450,000 के बजट पर इसने लगभग $4 मिलियन की कमाई की। उच्च प्रोफाइल फिल्मों में बदलाव करते हुए जॉनसन ने विज्ञानकथा थ्रिलर लूपर 2012 के लेखन और निर्देशन के लिए मुख्यधारा की पहचान हासिल की, जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। जॉनसन ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तब हासिल किया जब उन्होंने स्पेस ओपेरा स्टार वार्स द लास्ट जेडी 2017 लिखा और निर्देशित किया, जिसने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। वह नाइव्स आउट 2019 और इसके सीक्वल ग्लास अनियन 2022 के साथ मिस्ट्री शैली में लौटे। दोनों ने उन्हें क्रमशः सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। इसके अलावा जॉनसन को टेलीविजन सीरीज ब्रेकिंग बैड 2008 से 2013 के लिए 3 अत्यधिक प्रशंसित एपिसोड निर्देशित करने के लिए भी जाना जाता है, जिनके नाम है
ओजिमेंडियास, फ्लाई और 51। आखिरी के लिए उन्हें 2013 में ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड मिला। उन्होंने नताशा लियोन के साथ पीकॉक के लिए पोकर फेस नामक एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज भी बनाई। जॉनसन को 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। 2. प्रारंभिक जीवन। जॉनसन का जन्म 17 दिसंबर 1973 को सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड में हुआ था। 3. वे छठी कक्षा तक डेनवर, कोलोराडो में पले बढ़े। 4. जब वे सैन क्लेमेंटे, कैलिफोर्निया चले गए। 3. उन्होंने सैन क्लेमेंटे हाई स्कूल 1992 में स्नातक में भाग लिया। 3. जहां ब्रिक को मुख्य रूप से फिल्माया गया था। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भाग लिया और 1996 में यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से स्नातक किया। 5. जॉनसन की दूसरी लघु फिल्म एविल डेमन गोल्फबॉल फ्रॉम हेल, जो एडगर एलन पो की द टेलटेल हार्ट पर आधारित है, को लूपर ब्लूरे पर ईस्टर एग के रूप में शामिल किया गया था। 6. आजीविका। जॉनसन ने कहा है कि उन्हें वुडी एलेन की 1977 की फिल्म एनी हॉल देखने के बाद फिल्म निर्देशक बनने की प्रेरणा मिली। इसने मुझे इस तरह से प्रभावित किया जैसा कि बहुत कम अन्य फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया है। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अगर मैं फिल्में बनाना जारी रख पाता हूं, तो मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि शायद 20 साल बाद मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। 7. जॉनसन की पहली फिल्म ब्रिक 2005 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा है और इसे $5 लाख से कम में बनाया गया था। जॉनसन ने अक्सर कहा है कि उन्होंने फिल्म की भाषा के अनूठे उपयोग के लिए प्रेरणा के रूप में डैशियल हैमेट के उपन्यासों को देखा। जबकि फिल्म को फिल्म नोयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जॉनसन का दावा है कि निर्माण के दौरान फिल्म नोयर का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था ताकि उत्पादन को एक शैली के टुकड़े को पुनः प्रस्तुत करने से दूर रखा जा सके। ब्रिक को फोकस फीचर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 8. जॉनसन ने 2006 में माउंटेन गोट्स के गीत वोक अप न्यू के लिए वीडियो का निर्देशन किया था। वह बैंड का एक घोषित प्रशंसक है, उद्धरण वांछित, और जब बैंड के नेता जॉन डर्नियल ने ब्रिक के क्रेडिट में उनका एक संदर्भ देखा, तो उन्हें वीडियो का निर्देशन करने के लिए कहा गया था। एक गीत का श्रेय द हॉस्पिटल बॉम्बर्स एक्सपीरियंस को दिया जाता है, जो माउंटेन गोट्स के गीत द बेस्ट एवर डेथ मेटल बैंड इन डेंटन का संदर्भ है। जॉनसन ने माउंटेन गोट्स के 2009 के एल्बम द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड टू कम के लाइव प्रदर्शन की फिल्म का भी निर्देशन किया था। फिल्म में एक ही शॉट है जिसमें डर्नियल को न्यूनतम संगत के साथ गिटार और पियानो पर पूरा एल्बम बजाते हुए दिखाया गया है। जॉनसन की दूसरी फिल्म द ब्रदर्स ब्लूम एक ठग की कहानी है, जो मई 2009 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे मध्यम स्तर की सकारात्मक समीक्षा मिली थी। 9 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को मुख्यधारा के आलोचकों की 26 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 55 का भारित औसत स्कोर दिया गया था। 10.11 मैथ्यू जोसेफ ओलेरी, जन्म 6 जुलाई 1987, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी डिज्नी चैनल ओरिजिनल फिल्म मॉम्स गॉट ए डेट विद ए वैम्पायर 2000 से अपनी शुरुआत की और जॉन ट्रेवोल्टा के साथ थ्रिलर डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस 2001 में अभिनय किया। उन्होंने फ्रैल्टी 2001 और स्वतंत्र नियोनोयर फिल्म ब्रिक 2005 में भी सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2011 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र फिल्म नेचुरल सिलेक्शन में राचेल हैरिस के साथ अभिनय किया। इसके बाद फैट किड रूल्स द वर्ल्ड 2012 में मुख्य भूमिका निभाई। गोर वर्बिंस्की की द लोन रेंजर 2013 में उनकी एक छोटी भूमिका थी और हॉरर फिल्मों स्टंग 2015 और बोके 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाई। आजीविका। ओलेरी ने होम अलोन 3 एक में
मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और 2000 में टेलीविजन के लिए बनी फिल्म मॉम्स गॉट ए डेट विद ए वैम्पायर में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें थ्रिलर डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने जॉन ट्रेवोल्टा के किरदार के बेटे की भूमिका निभाई। ओलेरी अगली बार बिल पैक्सटन द्वारा निर्देशित एक और थ्रिलर फ्रैल्टी में और बच्चों की कॉमेडी स्पाई किड्स 2 द आइलैंड ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स में दिखाई दिए। दोनों को 2002 में सकारात्मक समीक्षा मिली 2-3, जिससे ओलेरी को किशोर दर्शकों के बीच पहचान मिली। 2003 में ओलेरी ने तीसरी स्पाई किड्स फिल्म स्पाई किड्स 3D गेम ओवर में एक छोटी भूमिका निभाई और 2004 के नाटक द अलामो में भी दिखाई दिए, हालांकि उनकी भूमिका का अधिकांश हिस्सा एक पंक्ति तक ही सीमित था। 2005 में ओलेरी ने वार्म स्प्रिंग्स एक टेलीविजन फिल्म और हैवॉक में भूमिका निभाई, जो एनी हैथवे अभिनीत एक ड्रामा थी जिसे सीधे वीडियो पर रिलीज किया गया था। ओलेरी 2000 के दशक के उत्तरार्ध में ब्रिक, जोसेफ गॉर्डन लेविट अभिनीत एक थ्रिलर और 2007 की फिल्मों लाइव फ्री और डाई हार्ड और डेथ सेंटेंस में अपनी भूमिकाओं के लिए मुख्यधारा की प्रसिद्धि में आए। वह 2009 की फिल्म सोरोरिटी रो में गैरेट के रूप में और अगले वर्ष रिलीज हुई मदर्स डे में जॉनी कॉफिन के रूप में दिखाई दिए। 2011 में ओलेरी ने राचेल हैरिस के साथ फिल्म नेचुरल सिलेक्शन में अपने काम के लिए 2011 SXSW फिल्म फेस्टिवल में ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड जीता। 4. फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2001 घरेलू अशांति डैनी मॉरिसन, दोष यंग फेंटन, 2002 स्पाई किड्स 2 द आइलैंड ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स गैरी गिगल्स, 2003 स्पाई किड्स 3D गेम ओवर कैमिया, 2004 अलामो स्टोर में लड़का, 2005 ईंट मस्तिष्क, प्रलय एरिक, 2007 मुक्त होकर जे कठिनाई से मरे मिट्टी, मौत की सजा जो डार्ले, 2008 ऐनांत निशान, अमेरिकी बेटा जेक, 2009 अमेरिकन बुली ब्रैंडन, सखी समाज का झगड़ा गैरेट ब्रैडली, 2010 मातृ दिवस जोनाथन जॉनी कॉफिन, 2011 प्राकृतिक चयन रेमंड, समय के भीतर मोजर, 2012 मोटा बच्चा दुनिया पर राज करता है मार्कस, ईडन वॉन, 2013 लोन रेंजर पतला दुबला, पॉन शॉप क्रॉनिकल्स लैमर। मार्च 2010 में जॉनसन ने घोषणा की कि वे टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड के तीसरे सीजन के लिए एक एपिसोड का निर्देशन कर रहे हैं। एपिसोड फ्लाई 23 मई 2010 को प्रसारित हुआ। जॉनसन ने शो के दूसरे एपिसोड 51 का निर्देशन किया, जो 5 अगस्त 2012 को प्रसारित हुआ और उन्हें डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड मिला। 12 उन्होंने तीसरे एपिसोड ओजीमेंडियास का निर्देशन किया, जिसे आलोचकों से बहुत प्रशंसा मिली, जिसे अक्सर प्रसारित होने वाले सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन एपिसोड में से एक के रूप में उद्धृत किया गया। 13, 14, 15, 16 जॉनसन ने कई लघु फिल्में बनाई है, जिनमें से कुछ उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाई स्कूल से उनकी लघु फिल्म निंजा को ब्रिक डीवीडी पर ईस्टर एग के रूप में उपलब्ध है। ब्रिक पर जोसेफ गॉर्डन लेविट के साथ काम करने के बाद दोनों ने पेरिस, फ्रांस में एस्केरगोट्स नामक एक लघु फिल्म की शूटिंग की। 2002 में उन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ ड्रीम एनालिसिस नामक एक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जो उनके वीमियो अकाउंट पर देखने के लिए उपलब्ध है। 17 जॉनसन ने टीवी सीरीज टेरियर्स के एपिसोड मैनिफेस्ट डेस्टिनी का निर्देशन किया। 18 जॉनसन 2012 में जॉनसन की तीसरी फिल्म लूपर की शूटिंग 24 जनवरी 2011 को लुइसियाना में शुरू हुई और 28 सितंबर 2012 को ट्राइस्टार पिक्चर्स और फिल्म डिस्ट्रिक्ट द्वारा रिलीज की गई। 19 निकट भविष्य में सेट, इसे डार्क साइंस फिक्शन के रूप में वर्णित किया गया है और इसमें हिटमैन शामिल है, जिनके पीड़ितों को भविष्य से भेजा जाता है। 20 फिल्म ने 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
21 और 2012 पालो ऑल्टो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की। 22 लूपर बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक सफलता थी। 20 जून 2014 को खबर आई कि जॉनसन स्टार वार्स फिल्म सीरीज की 8वीं किस्त लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। 23 जॉनसन ने अगले महीने रिपोर्ट की पुष्टि की और फिल्म स्टार वार्स द लास्ट जेडी 15 दिसंबर 2017 को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई। 24 कॉलिन ट्रेवोर के एपिसोड 9 से चले जाने के बाद जॉनसन ने द लास्ट जेडी के फॉलोअप को लिखने और निर्देशित करने के लिए लुकासफिल्म के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 25 9 नवंबर 2017 को यह घोषणा की गई कि जॉनसन स्टार वार्स फिल्मों की एक नई त्रयी लिखेंगे जो फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों की मुख्य कहानी से अलग होगी और अपनी त्रयी की पहली किस्त का निर्देशन करेंगे। 26 द लास्ट जेडी के बाद जॉनसन ने मर्डर मिस्ट्री फिल्म नाइव्स आउट का निर्देशन किया जिसमें डैनियल क्रेग, एना डी अरामास और क्रिस्टोफर प्लमर ने अभिनय किया। 27 उन्होंने पटकथा लिखी और लंबे समय से निर्माता साझेदार राम बर्गमैन के साथ सहनिर्माण किया। 27 नाइव्स आउट 27 नवंबर 2019 को रिलीज हुई और आलोचकों के साथ साथ दर्शकों के साथ भी एक बड़ी सफलता थी। 28 जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसने जॉनसन को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। 29-30 सितंबर 2019 में जॉनसन और निर्माता राम बर्गमैन ने टी स्ट्रीट लॉन्च की, जो एक ऐसी कंपनी है जो फिल्म और टीवी शो के लिए मूल सामग्री तैयार करेगी। 31 यह उद्यम वैश्विक मीडिया कंपनी वैलेंस मीडिया द्वारा पूरी तरह से पूंजीकृत है। 31 टी स्ट्रीट को फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं के लिए वैलेंस मीडिया के मीडिया राइट्स कैपिटल के साथ पहली नज़र के सौदे के साथ लॉन्च किया गया। 31 वैलेंस मीडिया के पास कंपनी में पर्याप्त अल्पसंख्यक इक्विटी हिस्सेदारी है। जॉनसन और बर्गमैन कंपनी के माध्यम से अपनी खुद की मूल रचनाएं बनाने और दूसरों का निर्माण करने का इरादा रखते हैं। 31 नाइव्स आउट की सफलता के कारण लायंसगेट ने घोषणा की कि फरवरी 2020 में एक सीक्वल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें जॉनसन फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए वापस आने के लिए तैयार थे। 30 जुलाई 2020 में जॉनसन ने संवर्धित मोबाइल वीडियो गेम पोकेमॉन गो के लिए एक विज्ञापन का निर्देशन किया। 32 मार्च 2021 में यह घोषणा की गई कि जॉनसन नताशा लियोन अभिनीत पोकर फेस नामक एक 10 एपिसोड की मिस्ट्री ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला को पीकॉक के लिए निर्देशित कर रहे थे, जिसका प्रीमियर 26 जनवरी 2023 को सेवा पर हुआ। 33-34 उसी महीने यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने नाइव्स आउट के 2 सीक्वल के अधिकार लगभग $450 मिलियन में हासिल कर लिए। 35 पहले नाइव्स आउट सीक्वल ग्लास अनियन पर फिल्मांकन 28 जून 2021 को शुरू हुआ। 36 2022 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर के बाद फिल्म को 23 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले 23 से 29 नवंबर 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक सप्ताह की नाटकीय रिलीज मिली। 37 मार्च 2024 में जॉनसन ने अपने स्टूडियो टी स्ट्रीट के तहत 2 फिल्मों का निर्माण करने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 38 व्यक्तिगत जीवन जॉनसन एक लोक गायक और बैंजो वादक है। उनके भाई संगीत निर्माता आरोन जॉनसन है। उनके चचेरे भाई नाथन जॉनसन ने ब्रिक, द ब्रदर्स ब्लूम, लूपर, नाइव्स आउट और ग्लास ओनियन के लिए स्कोर तैयार किए हैं। रियान और नाथन मिलकर प्रिजर्व्स नामक एक लोक युगल बनाते हैं। 39 जॉनसन की शादी 2018 से फिल्म लेखिका, इतिहासकार और पॉडकास्टर करीना लॉन्गवर्थ से हुई है। 41 उनकी मुलाकात तब हुई जब वह एक फिल्म समीक्षक के रूप में काम कर रही थीं। 42
तो दोस्तों ये जो मूवी है OTT पर सीधा हमें देखने को मिल रही है। बाकी मैंने पूरी डिटेल इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज के लाइक कीजिएगा, और किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।